कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स सिंपल है, आप एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे। आप क्या करेंगे? एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे। अब एसेट्स में शेयर्स एंड सिक्योरिटीज भी शामिल हैं। आप एसेट बेचते हैं तो आपको या तो गेन होता है या तो लॉस होता है। अब टैक्स उसको किस तरह से कंसीडर करेगा, ये हम पढ़ते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स में। कैपिटल गेन्स टैक्स के दो पार्ट हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स और दूसरा पार्ट है कैपिटल गेन्स टैक्स फॉर कंपनीज। हमने कॉर्पोरेशन टैक्स में देखा था कि टीटीपी के फॉर्मेट में चार्जेबल गेन आता था। अब वो चार्जेबल गेन जब हम कैपिटल गेन्स टैक्स फॉर कंपनीज पढ़ लेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि कैसे आता था। लेकिन इंडिविजुअल में जब हम मेन फॉर्मेट वगैरह पढ़ते थे तो उस पर कहीं पे भी कैपिटल गेन्स टैक्स या चार्जेबल गेन नहीं आता था। अभी हम इंडिविजुअल का चार्जेबल गेन या कैपिटल गेन्स टैक्स स्टार्ट करने वाले हैं। याद रखना, फॉर द सेक ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए चार्जेबल गेन और इनकम टैक्स दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों एक फॉर्मेट में नहीं आती, दोनों अलग अलग आती हैं। ओके, इंडिविजुअल्स के लिए इनकम टैक्स एक अलग दुनिया है जिसका मेन फॉर्मेट हमने पढ़ लिया, उसमें चार्जेबल गेन कहीं पे भी नहीं आता, जबकि कंपनीज में दोनों एक साथ टैक्स होते हैं। अब चार्जेबल गेन किस पे लगता है? तो आप कोई सा भी एसेट बेचो या गिफ्ट करो, एसेट सेल करो या एसेट गिफ्ट करो, आपको चार्जेबल गेन की वर्किंग करनी होगी। आप एसेट एक्सचेंज करो, आपको चार्जेबल गेन की वर्किंग करनी होगी। आपका कोई एसेट डैमेज हो जाए या लॉस्ट हो जाए, खराब यानी तबाह हो जाए, फ्लड आया, एसेट फैक्ट्री का प्लांट खत्म हो गया, आग लग गई, फैक्ट्री जल गई, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट या डैमेज ऑफ एसेट, इस पे भी चार्जेबल गेन अप्लाई होता है। इस पे कुछ कंडीशंस है इंश्योरेंस वगैरह के, हम देखेंगे। इसके बाद कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? जिससे चार्जेबल गेन लगेगा ही नहीं। तो वो होता है अगर कोई मर गया तो उस केस में अगर कोई डिस्पोजल हो तो हमने इनहेरिटेंस टैक्स पढ़ा है भाई, हमने पढ़ा है। डेथ स्टेट, डेथ स्टेट पे चार्जेबल गेन अप्लाई नहीं होता, डेथ स्टेट पे आईएचटी अप्लाई होता है। सो वी नोज दैट वेरी वेल। दूसरा है सीएलटीज, मैं गिफ्ट टू चैरिटी को डायरेक्ट बोल रहा हूँ सीएलटी। सीएलटी जो होते हैं उस पे इनहेरिटेंस टैक्स अप्लाई होता है, उस पे चार्जेबल गेन अप्लाई नहीं होता। बात समझ आ रही है? जी सर। पैट जो है उस पे मुझे बताओ, क्या लाइफ टाइम टैक्स लगता था इनहेरिटेंस का? पैट पे नहीं लगता था ना? नो सर। लेकिन उस पे सीजीटी जरूर लगता है। क्यों? क्योंकि गिफ्ट ऑफ एन एसेट, इंसान इंसान को गिफ्ट करेगा तो उस पे सीजीटी लगता है। कैसे वो हम देखेंगे। लेकिन अगर आप सीएलटी करोगे तो उस पे सीजीटी नहीं लगता, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता, उस पे क्या लगता है? इनहेरिटेंस टैक्स। ये आपको बॉक्स याद करना नहीं है, जस्ट आप इसकी एग्जेम्प्ट को बस ये याद रख लेना कि आईएसटी में जो टॉपिक आते हैं सीएलटी और डेथ स्टेट वो यहाँ नहीं आते, इसके अलावा हर चीज आती है। किन एसेट्स पे सीजीटी अप्लाई होता है? तो सिर्फ एग्जाम्प्ट की लिस्ट को याद करना पड़ेगा, यहाँ पे रटाफाई करना है, यू मस्ट मेमोराइज। कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिन पे सीजीटी नहीं लगता। वो एसेट है, सबसे पहले है कार, CAR कार, इंक्लूडिंग विंटेज CAR कार। CAR कार बोल रहा हूँ बार बार। गाड़ियों पे सीजीटी अप्लाई नहीं होता। आप गाड़ी बेचो, गाड़ी गिफ्ट करो, गाड़ी में आग लग जाए, गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाए, गाड़ी डैमेज हो जाए, गाड़ी के केस में सीजीटी नहीं है। मेन रेजिडेंस, इसके रूल्स हैं। कैश, पैसा, पैसे पे सीजीटी नहीं लगता। कुछ चैटल्स, अब चैटल्स किसको बोलते हैं? तो मैंने बताया था आपको इनहेरिटेंस टैक्स के अंदर
कि मूवेबल एसेट्स, जैसे आपने घड़ी पहनी हुई है, आपके घर में पेंटिंग होगी, वास होगा, फ्लावर वास जो होता है, ये सब चैटल्स हैं, यानी मूवेबल एसेट्स हैं। मूवेबल एसेट्स जिसकी कॉस्ट 6,000 पाउंड्स तक हो और उसकी सेलिंग प्राइस भी 6,000 पाउंड्स तक हो, वो एग्जेम्प्ट होते हैं। हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है सर्टेन टाइप्स ऑफ मूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स मींस चैटल्स। आईएसए में इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट को अगर आप बेचते हो, भले गेन हो जाए, आपको सीजीटी नहीं देना। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, जिसको गिल्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी बोलते हैं, या डिबेंचर भी बोलते हैं, या लोन स्टॉक भी बोलते हैं, उस पे भी सीजीटी नहीं लगता। नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट जो नेशनल हो, उस पे भी सीजीटी नहीं लगता। आप बेच के करोड़ों रुपए भी क्यों ना कमा लो, देयर इज नो कैपिटल गेन्स टैक्स। फॉरेन करेंसी आप बेचो, आपको फायदा हुआ, डॉलर्स थे आपके पास, आपने बेचे, आपको फायदा हुआ, लेकिन उस पे भी सीजीटी नहीं लगेगा। रिसीवेबल्स पे, इन्वेंट्री पे, प्राइस बॉन्ड्स या बैटिंग वगैरह जो करते हैं, उस पे जो इनाम मिलता है लॉटरी वगैरह की, उस पे भी सीजीटी अप्लाई नहीं होता। एग्जाम की लिस्ट याद कर लेना। एग्जाम के अलावा जितने भी एसेट्स हैं, वो प्रॉपर्टी हो, वो प्लांट हो, वो इक्विपमेंट हो, वो बिल्डिंग हो, वो लैंड हो, वो गुडविल हो, वो शेयर्स हो, उन सब पे चार्जेबल गेन अप्लाई होता है। एग्जाम की लिस्ट यू हैव टू मेमोराइज। ओके ओके सर। ओके सर। फिर एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बड़ा आसान है। सबसे पहले आता है डिस्पोजल प्रोसीड, कितने का बेचा। फिर उसमें बेचने की कॉस्ट, कभी कभी कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसको बेचने के लिए कुछ कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है, एजेंट की फीस होती है या कोई और फीस देनी पड़ जाती है। ये आ गई नेट सेल्स प्रोसीड। फिर इसमें हम करते हैं कुछ कॉस्ट माइनस, कितने का खरीदा था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि हमें गेन या लॉस निकालना है ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस करेंगे। अगर उसमें कोई खरीदते वक्त कोई ड्यूटी या कोई टैक्स या कोई परचेजिंग के टाइम जरूरी खर्चा, नेसेसरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, तो वो माइनस करेंगे। और अगर हमने उसको कोई कैपेक्स उस प्रॉपर्टी में या उस एसेट पे कोई कैपिटल एक्सपेंस किया है, तो वो भी माइनस कर देंगे। नेट आंसर आएगा, प्लस में आएगा तो हम बोलेंगे चार्जेबल गेन, यानी जिसको अकाउंटिंग में गेन ऑन डिस्पोजल IAS 16 में कहते थे, और लॉस में आएगा तो लॉस ऑन डिस्पोजल, यहाँ पे हम कहेंगे अलाउेबल लॉस। ये फॉर्मेट है। अब एक क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, साथ साथ पढ़ेंगे। सर जी, क्वेश्चन का नाम है, क्या कहता है, इस सोल्ड एन एंटिक वास। फॉर्मेट ये होता है कि भाई पहले जो एसेट हो ना, उस एसेट का नाम लिखते हैं, जो एसेट है उसका नाम लिख देते हैं। फिर हम फॉर्मेट ये वाला, सेल प्रोसीड या डिस्पोजल प्रोसीड एक ही बात है। सेल प्रोसीड्स या डिस्पोजल प्रोसीड्स 12,000 है। खरीदते वक्त, सॉरी बेचते वक्त कोई सेलिंग का खर्चा, सेलिंग कॉस्ट लगी है क्या, तो आगे पढ़ते हैं। एंटिक वास इसने बेचा 12,000 का, पेंटिंग बेची 20,000, पहले हम वास की बात कर रहे हैं। incurred 1% ऑक्शनल फीस ऑफ द प्रोसीड, यानी बेचते प्रोसीड सेलिंग को बोलते हैं, सेलिंग के टाइम 1% फीस देनी पड़ी है, और ये एसेट 13,000 और 7,000 का खरीदा था। सबसे पहले हम वास की बात कर रहे हैं। सेलिंग कॉस्ट या इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल इज 1%, तो 12,000 का 1% इज 120। मेरे पास नेट सेल प्रोसीड आएगा या नेट डिस्पोजल प्रोसीड आएगा, कितना, इसके बाद लेस करूंगा मैं 3-4 बातें। सबसे पहले इसकी ओरिजिनल कॉस्ट, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट कितनी थी, कितने में खरीदा था ये वास भाई, 13,000 का खरीदा था।
कोई इसमें कैपिटल एक्सपेंस या खरीदते वक्त की कोई कॉस्ट, इंसिडेंटल कॉस्ट बताई है? नहीं बताई। तो मेरे पास आंसर प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है? माइनस में आएगा। माइनस में आए तो इसको क्या बोलते हैं? अलाउेबल लॉस। अलाउेबल लॉस। कितना आ रहा है? सर 11-20। 11-20 ऐसा ही है। यस सर। 11-20 को मैंने अलग से लिख दिया। ये फॉर्मेट में यहाँ तक वास की जो वर्किंग हुई है, कुछ पूछना है? अभी इतना नो मुझे सर। हेड एंड सेक्स पढ़ा है तो होपफुली ये आसान लग रहा होगा अभी तक। यस सर। जी सर, आसान है सर। अभी तक आसान है, अभी तक। मेरे पास आंसर आया है 1120। फॉर्मेट देखो मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर वास के बाद क्या चीज है? पेंटिंग। यही फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा, बस अमाउंट बदल जाएंगी। यही फॉर्मेट में जरा कॉपी कर लेता हूँ। चलें, पेंटिंग कितने की बेची थी? पेंटिंग बेची है 20,000 की। 1% इसकी कॉस्ट है, 200 कॉस्ट हो गई, 19,800 आ गया। और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जितने का खरीदा था वो था 7,000। मेरे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है 12,800। अब देखिए जो सेकंड कॉलम है उसमें एक लॉस है और एक गेन है। 1120 इज द लॉस और 12,800 इज द गेन अमाउंट। नेट ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? नेट करेंगे तो क्या आएगा? 11,680। इसको बोलेंगे नेट, RGEEBLE गेन। नेट आंसर प्लस में आ रहा है ना, यस इसलिए सर। हमने कहा नेट चार्जेबल गेन। अगर ये माइनस में आता तो हम इसको बोलते हैं नेट अलाउेबल लॉस। ये है सीजीटी का बेसिक फॉर्मेट। हर क्वेश्चन में, भले वो हमारे चैप्टर 5 का क्वेश्चन हो या सब पढ़ने के बाद हम किट कर रहे हो, ये फॉर्मेट सबके लिए यूनिक रहेगा। आगे की आगे वर्किंग चेंज होगी। ये बेसिक फॉर्मेट है। इसमें कुछ पूछना है? नो सर। नहीं सर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, जरा मुझे आंसर बताएंगे? करेंट सुशावर मैग्रेट मार्गरेट क्या नाम? जी जैना, आपको कुछ पूछना है इसमें? सर ये कंजर्वेटरी जो है कि इसकी सेलिंग कॉस्ट है। ये इसका कैपिटल एक्सपेंस हुआ ना, इम्प्रूवमेंट है ना। विला में अगर आप कोई नई
चीज बनाते हो तो वो इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, ये कंजर्वेटरी जो है ये उसमें एक्सटेंशन है एक तरह से। जी बिल्कुल। ठीक है। सर इसकी हैंड आउट नहीं देंगे? नहीं, इसके मैं भेज दूंगा आपको, इसके और IST के एक साथ इंशाल्लाह कल तक। अब देखें 5 अगस्त को, सर इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। नहीं मैं बताऊंगा। ओके 5 सर। अगस्त को मार्गरेट ने एक विला बेचा अपनी सिस्टर को 25,000 का। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 100,000। 1,00,000। तो अगर हम 25,000 से वर्किंग शुरू करें तो टैक्स में चोरी होगी, गड़बड़ है कि नहीं है? यस सर है। तो हमेशा याद रखना, इसको बोलते हैं सेल एट अंडर वैल्यू। जब आप मार्केट वैल्यू से सस्ती कोई चीज बेचते हैं ना, तो टैक्स डिपार्टमेंट से आप बच नहीं सकते, क्योंकि वो कहता है कि फॉर्मेट में जो सेल प्रोसीड है ना, अगर नॉर्मल चीज बेच रहे हो तो सेल प्रोसीड देना, लेकिन अगर ये होशियारी करे, यानी चीज को सस्ता बेच दे किसी रिश्तेदार को, टैक्स उनको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं ये, तो इस केस में हमेशा आपका आंसर मार्केट वैल्यू से स्टार्ट होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है सर। सिर्फ रिलेटिव्स को बेचने के लिए? हाँ, सिर्फ रिलेटिव्स को बेचने के लिए? किसी को भी सेल एट अंडर वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो हम हमेशा सेलिंग प्राइस से चलेंगे, वरना हायर ऑफ कर सॉरी लेंगे। हायर ऑफ लेना है। यानी अगर सेलिंग प्राइस ही दी हुई है तो सिर्फ सेलिंग प्राइस से चलो, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस और मार्केट वैल्यू दोनों है तो हमने देखना है कि हायर ऑफ, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो ठीक है, वरना अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो मार्केट वैल्यू लेना होगा। इसको सेल एट अंडर वैल्यू का केस भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। बेचने के ठीक टाइम है सर। कॉस्ट इंकर हुई है नहीं, हम अलाउेबल कॉस्ट में देखेंगे तो पहले आता है एक्विजिशन की परचेज कॉस्ट, कितने का खरीदा था? सर 20,000 का। इसमें 20,000 का। और कौन सी कॉस्ट है? लीगल एक्विजिशन की। लीगल फीस खरीदते वक्त की है, इसमें यहाँ से लेस हो रही है। बेचते वक्त की होती तो हम सेलिंग प्राइस से लेस करते। और कैपिटल एक्सपेंस कितना है? एक कंजर्वेटरी 10,000 की ऐड की। इन्हांसमेंट एक्सपेंसेस कितना है? कंजर्वेटरी कितने की बनाई थी? 10,000 की ना। आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर। कितना? फिर इसका फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछना है जैना उबैद और तानिश तो पूछ लीजिए। नहीं सर सर। नहीं, बस इसको एक मिनट कॉपी कर। नहीं कुछ पूछना है? नहीं सर, पूछना कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि अगर सेल एट अंडर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू से सस्ता बेचोगे तो आपने हमेशा मार्केट वैल्यू से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। नॉर्मल सिनेरियो में सेलिंग प्राइस से स्टार्ट होगा। ओके, ओके सर। ठीक है सर। सर एक मिनट में ये लिखूँ सारा। ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी बात बतानी है
कभी कभी आप एक एसेट सेल करते हैं तो वो आपने कभी ना कभी खरीदा होता है, ऐसा ही है ना। Yes, ये sir. सर कभी कभी अब इनहेरिटेंस टैक्स पढ़ चुके हो आप, अज्यूम करो लेडी है, उसको उसके बाद एक रिंग है, उसके पास क्या है, Agree. रिंग है, और वो उसने डिस्पोज ऑफ करी, उसने उसको बेचा, तो डिस्पोजल प्रोसीड कितनी आ जाएगी, जितने का उसने बेचा होगा, राइट और रॉन्ग। कॉस्ट नहीं दी हुई, कॉस्ट नहीं दी हुई तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं लिखा होगा कि भाई ये रिंग उसने जिंदगी में कभी खुद से नहीं खरीदी थी, उसको उसकी दादी माँ के मरने के बाद इनहेरिटेंस में मिली थी। ऐसा हो सकता है ना, मुमकिन है ना। Yes, ये sir. सर तो फिर इसकी तो कोई कॉस्ट हुई कि नहीं हुई रियल में, नहीं सर, असल में तो नहीं। असल में तो कोई कॉस्ट हुई नहीं। तो क्या हम सेलिंग प्राइस में कॉस्ट जीरो कर दें कि क्या करें, एक सवाल है ना जहन में तो आना चाहिए। कुछ ना कुछ तो उसमें कॉस्ट में लिखेंगे ना। कुछ ना कुछ तो कॉस्ट में लिखे ना लिखे एक सवाल है। तो ना लिखिए, जीरो लिख दो। इसका जवाब ये है कि जी हाँ, उबैद ने सही कहा है, कॉस्ट कुछ ना कुछ तो लेनी पड़ेगी वरना तो गेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ये टैक्स जी डिपार्टमेंट ने अलाउ भी किया है। क्या लेंगे, तो दादी माँ जब मरी थी ना, तो जिस दिन उसको इनहेरिट हुई थी उस दिन की मार्केट वैल्यू जो होगी, उस दिन की क्या मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो होगी वो सेलर के लिए कॉस्ट ऑफ रिंग बन जाएगी। यानी अगर कोई ऐसा एसेट आप बेचते हो जो आपने कभी खुद से नहीं खरीदा था, आपको इनहेरिटेंस में मिला था, तो फिर उसकी कॉस्ट जो है वो जिससे आपको मिला था, जब मिला था ना, उस दिन की मार्केट वैल्यू जो है वो आपकी क्या अज्यूम की जाएगी, कॉस्ट अज्यूम की जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट। ये सर सर क्वेश्चन आपके सामने है, पिटेरी पिट्यूरी क्या नाम है, अच्छा सा नाम है, दो एसिड बेचे हैं, एक इसने कॉटेज बेचा है और एक इसने रिंग बेची है। पहले मुझे कॉटेज का आंसर बताइए, फिर रिंग का आंसर बताइए, और फिर नेट चार्जेबल डिस्पोजल बताइए प्लीज। सर इतने सारे फॉर्मेट हो गए सर, इनको याद कैसे रखें सर। बादाम, प्रैक्टिस करते रहो, मैं ये क्या कहता हूँ, आप दिन में 6 घंटे सर पढ़ोगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, 4-5 घंटे तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग। बस बस ये खुद ब खुद याद हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह सर बस पेपर पास हो सर, पेपर ना रुके यार, बड़ा मसला है। इंशाल्लाह हो जाएगा। आप बताएं, आपको देखो, इंसान को खुद एक कॉन्फिडेंस होता है बिस्मिल्लाह ताला कि उसको क्या लगता है, तो आप बताएं आपको सर क्या। इंशाल्लाह सर पास हो रहे हैं इंशाल्लाह सर, लेकिन मसला है ना कि वो जब कहीं भी जो है वो चीज़ कोई भूलती है ना, फिर बंदा कहता है यार इसमें पता नहीं कितनी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो अभी याद नहीं आ रही। बस प्रैक्टिस करते रहो, हैंडआउट की और सेक्शन सी किट का करते रहो, इंशाल्लाह आपको पेपर में तकलीफ अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगी। इंशाल्लाह सर। चलो, दानिश बादाम खा रहे हो नहीं। सर किधर कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। इसका दिल नहीं करता। भूख भी उड़ी हुई है, हाँ, एग्जाम की इतनी टेंशन, भूख उड़ गई है सर, एग्जाम की इतनी टेंशन है। अच्छा चलो।
अभी तक आप लोगों को ये वाला टॉपिक आसान लग रहा होगा। यस सर, अभी तक तो ठीक है। अभी तक सही है। कॉटेज आंसर आया कोई? सर नेट आंसर आ गया 800। क्या बात, जबरदस्त। हम करते हैं। It is sold holiday cottage for 75,000. Very good. 75,000 is 75,000 is disposal proceeds या sale proceed। बेचते वक्त क्या कोई कॉस्ट इंकर हुई है? यस सर, 5400। अलाउएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी बेचते वक्त कॉस्ट इंकर्ड हुई है? 5400। 8,400। इसको हम बोलते हैं फिर नेट सेल्स या डिस्पोजल प्रोसीड्स। कितना आया? 69,600। अब लेस करेंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। लेस ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 53,500। 16,000 कितनी है ओरिजिनल कॉस्ट? 53,500। अच्छा, 53,500। कोई और कॉस्ट है? सर इंसिडेंटल कॉस्ट एक्विजिशन। इन्सिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज, इन्सिडेंटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या परचेज कितनी है वो? 2300। 2,300। और हम देखते हैं कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह है कि नहीं है? सर एक्सटेंड किया है उसने। एक्सटेंशन करी है भाई। कितने की एक्सटेंशन करी है? 16,000। 16,000। हमारे पास कुछ ना कुछ तो आंसर आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे? प्लस में आ रहे हैं माइनस में? माइनस में आ रहा है सर। हाँ, माइनस कितना? 2,200। 2,200। एनी प्रॉब्लम? जैना, उबैद, 2,200। नहीं सर ठीक है, हो गया। फिर रिंग है। रिंग के लिए आसान है। सेलिंग या सेल प्रोसीड्स कितना? 15,000। लेकिन ये रिंग 12,000 इसने सर। कभी, सॉरी 12,000। लेकिन ये रिंग इसने कभी खरीदी नहीं थी। ये इसको किसने मिली थी? इनहेरेंट हुई थी इसको। तो जो एसेट इनहेरेंट हो, अभी मैंने इस क्वेश्चन से पहले आपको समझाया है कि उस केस में फिर उसकी कॉस्ट नहीं लेते। उस केस में जिस दिन इस बंदी को इनहेरेंट हुई थी, डे ऑफ इनहेरिटेंस की मार्केट वैल्यू लेते हैं, जो कि पेपर में गिवन होगी। कितनी गिवन है? 9,000। इसको हम बोलते हैं प्रोबेट वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रोबेट वैल्यू। प्रोबेट वैल्यू मीन्स जिस दिन इनहेरेंटेंस हुई, जिस दिन इनहेरेंट हुई, उस दिन की मार्केट वैल्यू। कॉस्ट नहीं लिखते, हम लिखते हैं प्रोबेट वैल्यू। प्रोबेट वैल्यू की डेफिनेशन अब आपको पता है कि जिस दिन गिफ्ट हुई उस दिन की मार्केट वैल्यू को प्रोबेट वैल्यू बोलते हैं। चार्जेबल गेन इज 3,000। एक 3,000 गेन है एक एसेट में, और एक एसेट में 2,200 का लॉस है। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया? नेट चार्जेबल प्लस में आ रहा है ना? यस जी सर, 800 का। हाँ, 800 से फायदे। 800 गेन आ गया। और अब इस 800 के ऊपर आगे टैक्स की वर्किंग होगी। अभी तक हमने चार्जेबल गेन निकालना सीखा है। यहाँ तक कुछ पूछना है?
नहीं सर क्लियर है। अब एक बात बताऊंगा मैं आपको, एक बात बताओ, जब इंडिविजुअल का इनकम टैक्स पढ़ते थे तो उसमें एनुअल पर्सनल अलाउंस यानी एग्जम्पशन कितना था? 12,500। जब आप जी इनहेरिटेंस टैक्स पढ़ते थे उसमें एग्जम्पशन कितनी थी? 3,000 फॉर दिस ईयर एंड पिछले साल की अनयूज्ड, ऐसा ही था। जी सर। अब चार्जेबल गेन में भी एक एनुअल एग्जम्पशन अप्लाई होती है। देखिए जरा, फॉर्मेट आपके सामने है। ये फॉर्मेट, ये पार्ट हम पढ़ चुके, जो सिलेक्टेड है पार्ट, ये पार्ट मैंने करा दिया। चार्जेबल गेन या अलाउड लॉस तक हम आ गए। इसके बाद हर एसेट के लिए ये फॉर्मेट बनता है। देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, स्क्रीन पे ही देखिएगा। ये फॉर्मेट अगर आपके पास ये सेक्शन सी में आता है और 4 एसेट्स हैं तो ये रेड हाईलाइटेड 4 फॉर्मेट बनेंगे। और इन 4 फॉर्मेट के जो फाइनल आंसर, जैसे अभी हम रिंग और कॉटेज को नेट ऑफ किया था, इससे पहले भी 2 एसेट थे, हर क्वेश्चन में हम कर रहे हैं 2-2 एसेट थे, जिसका फाइनल आंसर जो है वो क्या आ रहा होता था? नेट चार्जेबल गेन या अलाउेबल लॉस भी हो सकता है। जितने एसेट होंगे उतने ये उतना ये रेड हाईलाइटेड फॉर्मेट बनेगा और फाइनल आंसर नेट ऑफ हो जाएगा। 4 एसेट है तो चारों के गेन या लॉस आपस में नेट ऑफ होंगे और हमारे पास ये आंसर आ रहा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेट चार्जेबल गेन। यहाँ तक कोई मसला है? नहीं सर। सीजीटी फॉर इंडिविजुअल टैक्स ईयर को फोकस करता है। सीजीटी फॉर इंडिविजुअल टैक्स ईयर बेस्ड होता है। टैक्स ईयर है हमारा 2021। 2021 के लिए एनुअल एग्जम्पशन की अमाउंट फिक्स है 12,300। कितनी है? 12,300। 12,300। इसमें माइनस होगा। फिर कोई पिछले साल का लॉस है तो वो लॉस यहाँ पे कैपिटल लॉस एडजस्ट होगा और फिर हमारे पास आएगा टैक्सेबल गेन। टैक्सेबल गेन पे सीजीटी की परसेंटेज अप्लाई होगी। अब वो परसेंटेज डिपेंड करती है, वो या तो 10-20% होता है या 18-28% होता है। ये कैसे अप्लाई होता है थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद एक एडजस्टमेंट है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की और फिर फाइनल आंसर आता है सीजीटी पेएबल। सिर्फ फॉर्मेट मैंने बोला है, क्वेश्चन से कराऊंगा इंशाल्लाह तो ये सही समझ आएगा। अभी इस फॉर्मेट में सिर्फ एनुअल एग्जम्पशन कितनी है वो याद कर लो कि एनुअल एग्जम्पशन इज 12,300। पेपर में गिवन भी होगी, एनुअल एग्जम्पशन रेट्स एंड टैक्सेस के अंदर गिवन होती है। अब आप देखिए एक क्वेश्चन है, टॉम एंड जेरी। फॉर्मेट भी ऊपर है, क्वेश्चन नीचे है। टॉम एंड जेरी मेड चार्जेबल गेन्स एंड अलाउेबल लॉसेस। आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर्स दिए हुए हैं, टॉम का भी और जेरी का भी। पहले हम एक एक बंदे का सॉल्व करेंगे, तो पहले हम सॉल्व करेंगे मिस्टर टॉम का, ठीक है? ये हो गया टॉम। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? अब देखो गेन आ चुके हैं, गेन आ चुके हैं। कितने टैक्स का काम पूछा है आपसे? 2 टैक्स। एक है 1920, पहले हम 1920 करेंगे, फिर इसके बाद 20 वो जो अगला साल है वो चार्जेबल गेन, यानी एक एसेट में गेन हुआ है चार्जेबल गेन। जैसे अज्यूम करो ये कॉटेज है, कॉटेज में गेन हो गया 12,000 का। दूसरा रिंग है, उसमें हुआ है अलाउेबल लॉस। कितने का लॉस हुआ है भाई? 8,000 का। नेट क्या बोलते हैं इसका? नेट चार्जेबल गेन। अगर माइनस में होता तो अलाउेबल लॉस बोलते, नेट अलाउेबल लॉस। कितना आया भाई? 4,000। 4,000। एनी प्रॉब्लम? सर कोई मसला? नहीं सर कुछ नहीं। कोई मसला नहीं है। अब ये तो हो गया नेट चार्जेबल गेन। कौन से टैक्स ईयर का है ये? 1920 का। अब 1920 हमारा टैक्स ईयर तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। आगे जाएंगे तो आएगी एनुअल एग्जम्पशन 1 आवर। एनुअल एग्जम्पशन जो कि फिक्स है कितनी?
12,300, यानी जितना भी गेन आया वो सब का सब जो है वो एनुअल एग्जेम्पशन में कवर हो गया। सो और इसमें कोई लॉस भी पिछले साल का यानी 18-19 का कोई लॉस नहीं है, इसलिए टैक्सेबल गेन इज 0। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब प्रॉब्लम देखिएगा 2021 का मैं पूछूंगा, यही फॉर्मेट में कॉपी कर लेता हूँ जरा 2 मिनट के लिए। चार्जेबल गेन और अलाउेबल लॉस कितना है जरा बता देखिए क्वेश्चन में। मिस्टर टॉम, देखिए चार्जेबल गेन 2021 में 14,900 है, अलाउेबल लॉस 2,000 का है, नेट आया कितना 12,900। एनुअल एग्जेम्पशन कितनी होती है 12,300, कितनी होती है 12,300। 18 क्या 19-20 में कोई लॉस था? 19-20 में कोई लॉस नहीं था, 19-20 में तो गेन था, चार्जेबल गेन था जो एनुअल एग्जेम्पशन में कवर हो गया था, कोई लॉस नहीं था, इसलिए कोई पिछला लॉस है नहीं, एनुअल एग्जेम्पशन ही सिर्फ माइनस हुई और हमारे पास टैक्सेबल गेन आ गया 600 का। इस टैक्सेबल गेन पे फिर टैक्स अप्लाई होगा, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। यहाँ तक जो मैंने टॉम को सॉल्व करा है, कोई भी कंफ्यूजन है ज़ैना, उबैद और मिस्टर दानिश? तो प्लीज। नो सर। अब जेरी में कुछ नया सीखने को मिलेगा, ध्यान से जेरी को फोकस होके देखिएगा, सही है? जेरी, मैं फॉर्मेट जरा सही कर दूं। अब जेरी में चार्जेबल गेन है 4,000 का, अलाउेबल लॉस उसको